हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का प्रीवियस पेपर पूछा हुआ लेके आए हैं। दोस्त, हम बता देते हैं कि अगर केमिस्ट्री का बात करिएगा तो पीरियोडिक टेबल से अच्छा खासा सेट कर दिया जाता है, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो या जेई हो, और उसका प्रीवियस पेपर ही हम यहाँ लेके आए हैं। देखिएगा प्रीवियस पेपर में किस हिसाब से पीरियोडिक टेबल से प्रश्न बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल में फिजिक्स में भी कुछ हम प्रश्न लेके आए हैं लाइट चैप्टर का। अभी लाइट चैप्टर चल रहा है। लाइट चैप्टर में देखिएगा कि जो ग्रुप डी का पेपर बना था उसमें सबसे ज़्यादा अगर पेपर में उलझाया था तो लाइट चैप्टर उलझाया था, और एक संभावना बन रहा है कि 2022 के पैटर्न के हिसाब से ही सेट करेगा पेपर। तो आपको बता देते हैं कि 2018 से 2022 तक हम प्रीवियस पेपर के लेके चल रहे हैं, और इसका उपयोग का बात करते हैं तो रेलवे में हर एक पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण बनता है। काहे कि रेलवे कोई नए क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता है, जो भी प्रश्न रहता है वो प्रीवियस के अकॉर्डिंग ही उठा के सेट कर देता है। तो देखिएगा इसमें हम एक लेक्चर फिजिक्स पर ले लिए हैं, इसी तरीक़े से क्रमागत आते रहेगा। आज हम पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री का देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, आपको ये भी हम बता देते हैं कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और बता देते हैं कि इसमें एनटीपीसी का भी प्रीवियस पेपर चल रहा है। एनटीपीसी का वो मैथ और मैथ के साथ साथ 40 नंबर का जीए भी आता है, जो अल्टरनेटिव कर दिया गया है। एक दिन बीच करके वो भी देखने को मिलेगा, तो उससे भी जुड़िएगा। और साथ में जिनका पेपर अभी लगा हुआ है वो ज़्यादा जोड़ दीजिएगा इस तरफ ही। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम। अब बताते हैं आपको कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट समूह में फर्स्ट ए का अगर बात करेगा तो फर्स्ट ए में होता है हे लीना को रब से फरियाद। हे लीना के रब से फरियाद। तो ये बताइए कि जो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट समूह में है वो जितना धातु है उसको सबको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि सोडियम को चाकू से, सोडियम ही है जो फर्स्ट ग्रुप का है और इसको चाकू से काटा जा सकता है। अगर सोडियम का बात करिएगा तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। आपसे पूछेगा कि कौन सा गैस को, मतलब धातु को सोडियम केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर हम तांबा का बात करिएगा तो तड़ित चालक में किसका उपयोग करते हैं, तो तांबा का उपयोग करते हैं। साथ में अगर बोलेगा कि घर का वायरिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो घर का वायरिंग में भी तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। फिर प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है, घर का वायरिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो तड़ित चालक का उपयोग करते हैं तांबा का तड़ित चालक में। घर का वायरिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो तांबा का उपयोग करते हैं। अगर एल्युमिनियम का बात करिएगा, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या हो गया, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है। ठीक है, तो इसी तरीका से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि तत्व ए बी सी डोबराइनर ने लिट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित किया। तो यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है, सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है, तो बताइए कि बी का परमाणु द्रव्यमान क्या है। आपको पता है कि ट्राइड्स रूल जो दिया था डोबराइनर ने, ये कब दिया था, तो 1817 ईस्वी में दिया था, और ये ट्राइड्स रूल इसे कहा जाता है। आपको हम बताते हैं कि मानते 3 तत्व लीजिएगा, ए, बी और सी। तो ट्राइड्स रूल में बताया गया था कि अंत, मतलब फर्स्ट और लास्ट का अगर एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज निकालिएगा तो बी का द्रव्यमान मिलेगा। तो यही सवाल में पूछा भी गया है कि बताइए कि अगर ए का 7 दिया है, सी का 39 दिया है, तो बी का द्रव्यमान कितना है। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि ए बताइए कि ए प्लस सी बाई 2 निकाल सकते हैं, तो बी का द्रव्यमान मिल जाएगा आपको। तो ए बी बराबर ए कितना दिया है, तो 7 दिया है, सी कितना दिया है, तो 39 दिया है। अब बाई 2 करिएगा तो 9 7 16 46, और 46 से 2 से डिवाइड करिएगा तो 23 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है
बोला है कि जब हम आवर्त तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। बोला है कि जब हम आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर पीरियोडिक टेबल का बात करिएगा तो आवर्तों की संख्या कितना है तो 7 और वर्ग की संख्या कितना है तो 18 है। आपसे पूछा कि समूह में नीचे जाते हैं, अगर समूह में नीचे की ओर जाइएगा, अगर हम बात करते हैं कि जैसे ए पीरियोडिक टेबल हो गया और पीरियोडिक टेबल में अगर बात करिएगा तो यहाँ होता है उप धातु, अगर बात करिएगा तो ए होता है उप धातु। अगर बात करिएगा कि यहाँ क्या होता है तो यहाँ अधातु होता है और यहाँ होता है धातु। ठीक है, आवर्त का बोलेगा तो आवर्त की संख्या कितना होता है तो आवर्त की संख्या याद रखिएगा 7 होता है और वर्ग की संख्या कितना होता है तो वर्ग की संख्या 18 होता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ग में अगर जाइएगा तो वर्ग में जब नीचे जाइएगा ना तो सेल की संख्या घटती है, गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन संख्या समान रहता है वर्ग में, तो ये भी गलत है। सेल की संख्या बढ़ता है तो ये सही है कि सेलों की संख्या बढ़ता है, सेलों की संख्या बढ़ता है, सेलों की संख्या बढ़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा गया है, बोला है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से बनी है। बोला है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से बनी है तो प्रत्येक वस्तु 5 तत्वों से बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है तो 5 मूल तत्वों से बनी है। देखिएगा आरआरबी एलपी टेक 2018 का प्रश्न है, इसी तरीके से 2022 तक प्रश्न हम करवाएंगे जो पीरियोडिक टेबल है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा एक एम्फोटेरिक बनाता है। एम्फोटेरिक बनाता है मतलब एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी बनाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अगर उभयधर्मी का अगर बात करिएगा तो उभयधर्मी में होता है Al2O3 ZnO और फिर होता है PbO2। इतना उभयधर्मी याद रखिएगा। Al2O3 उभयधर्मी है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ZnO उभयधर्मी है, PbO2 उभयधर्मी है। तो इस प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि बताइए उभयधर्मी कौन कौन है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, फिर ZnO हो गया, PbO2 उभयधर्मी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बॉर्डर लाइन का मतलब यह हो गया कि धातु और अधातु का बात कर रहा है। तो आपको पता है कि ये होता है बॉर्डर लाइन में उप धातु होता है, उप धातु होता है। तो उप धातु में कौन सा नहीं है तो उसी का पहचान करना है। ये बताइए कि पोलोनियम, बिस्मिथ, फिर बोला सिलिकॉन और फिर बोरॉन। तो आपको पता है कि बोरॉन भी है, सिलिकॉन भी है, पोलोनियम भी है, लेकिन ये बताइए कि बिस्मिथ नहीं है, बिस्मिथ नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि उभयधर्मी में कौन कौन आता है, उभयधर्मी कहते हैं उप धातु में कौन कौन सा आता है, बॉर्डर लाइन का बात करिएगा तो बोरोन होता है, बोरोन के बाद सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक के बाद याद रखिएगा तो आर्सेनिक हो गया, फिर हो गया एसबी हो गया, एंटीमनी जिसको बोलते हैं, फिर टेलुरियम हो गया, फिर पोलोनियम हो गया। क्या हम बताएं, देखिएगा इसमें बोला है कौन सा होता है तो बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, फिर टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उप धातुओं की संख्या कितना है तो 2 4 6 1 7 उप धातुओं की संख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो बिस्मिथ है जो उप धातु में नहीं आता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि ट्राइड में से कौन सा एक डोबराइनर ट्राइड्स का प्रतिनिधित्व करता है। बोला है कि कौन सा एक डोबराइनर ट्राइड्स का प्रतिनिधित्व करता है। आपको हम बता देते हैं कि डोबराइनर ने ट्राइड्स रूल दिया था और ट्राइड्स रूल में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिया था। ये राइट आंसर है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और एक दिया था कैल्शियम, अस्ट्रेशियम और बेरियम, कैल्शियम, अस्ट्रेशियम, बेरियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 को याद रखेगा, कैल्शियम, अस्ट्रेशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक याद रखेगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर से हम लिख देते हैं आपको, देखिएगा
ये बताइए ट्राइड्स रूल में दिया था कौन कौन सा, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, एक ये हो गया। फिर एक और याद रखेगा, ये होता है कैल्शियम, अस्ट्रेशियम और बेरियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 को ट्राइड्स रूल में दिया था। कब दिया था, तो ये ट्राइड्स रूल दिया था 1817 में, 1817 में दिया था। तो अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि प्रश्न पढ़ें और तत्व के करें कि दिए गए तर्क में कौन सा तर्क सही है। बोला कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, बोला है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। हाइड्रोजन का अगर बात करेगा तो हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में। बोलता हाइड्रोजन तरल स्थिति में है और हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है। बोला है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। तो बोला है कि बताइए कि तरल अवस्था में है, हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, और फिर बोला कि हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है। तो देखिएगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन एक तरल स्थिति में भी होता है, ये भी सही है, और हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में होता है, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं या के केस एकरा में जाएगा, क्या देखिए तरल अवस्था में मतलब कि एक तरल में आ जाता है, गैस और द्रव दोनों आता है। और अगर वो क्लियर कर दिया है कि गैसीय अवस्था में, तो ये भी हो सकता है। तो तरल में भी हो सकता है और किसमें, गैसीय में। तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों होता है, द्रव और गैस दोनों होता है। और गैस यहाँ भी क्लियर है, तो या तो 1 या तो 2 दोनों का ऑप्शन देख लीजिए कौन हिसाब से सेट किया है। इसमें देखिएगा केवल 1 ये गलत है, केवल 2 अति केवल तर्क सही 1 ये भी गलत है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, या तो 1 या तो 2। तरल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, या तरल भी हो सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा एक धातु, बोला है कि कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। बोला है कि कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो बिस्मथ है जो दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। बोला है कि कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है, तो बिस्मथ है जो दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न 55 नंबर में देखिएगा दोस्त, इसमें बता देता है कि कुछ क्वेश्चन था जो हम हटा दिए हैं, प्रीवियस पेपर ही उठाए, इसलिए आपको जो शुरू प्रश्न हुआ वो 46 से शुरू हुआ है, उसके पहले प्रीवियस से नहीं है, उससे पहले कुछ और से उठाया गया है किताब NCERT से, तो उस प्रश्न नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस का फर्स्ट रिवीजन हम करवा रहे हैं। इसका देखिएगा, बोला है कि कौन सा डोबराइनर के त्रिक का तीसरा सदस्य जिसमें लिथियम सोडियम और शामिल होता है। तभी हम बताए थे कि डोबराइनर का तीनों याद रखेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गया, कैल्शियम अस्ट्रेशियम और बेरियम याद रखेगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों याद रखेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अस्ट्रेशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये बताइए कि दिया है किसको किसको, तो लिथियम दिया है, सोडियम दिया है और एक होगा कौन सा, तो पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो बता देते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोसले ने। किसने दिया था, तो मोसले ने दिया था। अगर हम बात करते हैं मोसले, तो मोसले कब दिया था, तो 1913 में दिया था। मोसले के समय कितने तत्व ज्ञात था, तो 114 तत्व ज्ञात था, और ये दिया था परमाणु संख्या के वृद्धि पर, परमाणु संख्या में वृद्धि पर दिया था। अगर हम बात करते हैं कि द्रव्यमान पर अगर बात करिएगा यहाँ से, तो परमाणु द्रव्यमान पर कौन दिया था, तो परमाणु द्रव्यमान पर दिया था। अगर परमाणु द्रव्यमान का अगर बात करेगा कि परमाणु द्रव्यमान पर कौन दिया था, तो ये दिया था मेंडलीफ, मेंडलीफ ने दिया था। अगर मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या बात करेगा तो 63 था। और ये बताइए मेंडलीफ कब खोजा था, तो 1869 में, 1869 में मेंडलीफ ने खोजा था, और इसके समय 7 आवर्त की संख्या था और 9 वर्ग की संख्या था। तो इतना प्रश्न याद रखिएगा, 7 आवर्त 9 वर्ग, तत्वों की संख्या 63, कब खोजा था, 1869 में, और परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। इसको असफल होने में मेन भूमिका निभाया था हाइड्रोजन, और इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो परमाणु संख्या में वृद्धि पर, परमाणु संख्या में वृद्धि पर कौन लाया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी स्थित है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि 4 तत्व की परमाणु संख्या 9
फिर होता है 9 में फ्लोरीन हो गया, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17 और आर्गन 18 है। तो किन तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे? किन तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे? बता देते हैं कि जो एक वर्ग में आएगा उसका रासायनिक गुण समान होगा। देखिएगा, अगर रासायनिक गुण का बात करते हैं तो रासायनिक गुण में ये बताइए कि देखिए फ्लोरीन हो गया 9 में, फास्फोरस हो गया 15 में, क्लोरीन हो गया 17 में, आर्गन हो गया 18 में। तो ये बताइए कि फ्लोरीन 9 जो है और क्लोरीन 17 जो है, ये देखिएगा हेलोजन ग्रुप का है, हेलोजन समूह का है, हेलोजन समूह का है, हेलोजन समूह का। हेलोजन समूह में कौन कौन आता है? तो फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी। फर्स्ट होता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अगर इसी का हम बात करते हैं तो आपको हम समझा देते हैं। फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी। देखिएगा, ये फ्लोरीन और क्लोरीन होता है जो एक समूह में हो गया। तो समूह का बात करेगा तो पूरा एक समूह में आता है, पूरा एक समूह में आता है। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है जो गैस अवस्था में होता है। याद रखिएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में होता है। ब्रोमीन है जो एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और आयोडीन और स्टेटिन होता है, ये होता है ठोस अवस्था में। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये हेलोजन ग्रुप का है। और फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में, ब्रोमीन होता है जो द्रव अवस्था में, और आयोडीन और स्टेटिन होता है जो ठोस अवस्था में। यहाँ से हो गया 2 गैस में, 1 हो गया द्रव में और 2 हो गया ठोस में। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न आपको आंसर मिल गया होगा कि एक समूह वाला फ्लोरीन और क्लोरीन है जो रासायनिक गुण समान होंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि यदि डोबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? बोला है कि अगर डोबराइनर का त्रिक का पहला और तीसरा तत्व एक होता है फास्फोरस और एक है एंटीमनी। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस और एंटीमनी का, देखिएगा क्या बोला है कि पहला तत्व, एक सेकंड, बोला है कि डोबराइनर का त्रिक में पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। ये बताइए कि फास्फोरस का अगर द्रव्यमान का बात करिएगा तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है और द्रव्यमान होता है करीब 31। कितना होता है? तो 31 होता है। उसी तरीक़े से एंटीमनी का अगर बात करिएगा तो एंटीमनी का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है 121। और अगर परमाणु संख्या की बात करिएगा एंटीमनी का तो परमाणु संख्या होता है कितना? तो 51 में। आपको द्रव्यमान से मतलब है तो ये बताइए कि इसको जोड़िएगा, 121 प्लस 31, तो 1 1 2 हुआ, 3 2 5 और 1 7 दूनी 14, 1 और 6 दूनी 12, 76। तो 76 किसका परमाणु द्रव्यमान हो सकता है? तो आर्सेनिक का देखिएगा तो आर्सेनिक का किसका है? आर्सेनिक का। और आर्सेनिक का अगर बात करिएगा तो आर्सेनिक का द्रव्यमान 75 लगभग होता है। आर्सेनिक का कितना होता है? 75, और इसी के करीब है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ऐसे भी हम बता देते हैं कि आपको देखिएगा समूह नंबर 15 में नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीजी। तो ये बताइए कि ए हो गया फास्फोरस और ए हो गया एंटीमनी, इसके बीच में कौन आता है? तो आर्सेनिक आता है। और यही आर्सेनिक आंसर होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित नियमों का किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक गुणधर्म होता है। बोलता है कि किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ये बताइए, परमाणु द्रव्यमान पर दिया था मेंडलीफ ने। और कब दिया था? तो 1869 में दिया था। अगर हम बात करते हैं मोसले का, तो मोसले कब दिया था? 1913 में दिया था। डोबराइनर ने 1817 में दिया था, ट्राइड्स रूल दिया था। और न्यूलैंड का बात करेगा तो ये अष्टक नियम दिए थे, अष्टक नियम, और ये 1866 में दिए थे, 1866 में दिए थे। अगर हम अष्टक नियम का बात करते हैं तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे। और न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितना था? तो 56 था। न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितना था? तो 56 था। न्यूलैंड का अगर बात करते हैं तो इसका अंतिम तत्व कौन सा था? तो थोरियम था। अंतिम तत्व कौन सा था? तो थोरियम था। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मेंडलीफ के बारे में, तो आपको पता है कि मेंडलीफ ने कब दिया? तो मेंडलीफ ने 1869 में दिया था। और ये परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था, परमाणु
अगर हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर इसके समय कितना तत्व था, तो 63 तत्व था। अगर आवर्त का बोलेगा तो 7 था, और अगर वर्ग का बोलेगा तो वर्ग संख्या 9 था। अगर मेंडलीफ के बारे में अगर बात करिएगा तो इसका अगर तत्व मेंडलीफ का, तो मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा था, आवारा तत्व कहा था। अब हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा था। डोराइड ने ट्राइड्स रूल दिया था, और मोसले ने परमाणु संख्या पर सजाया था। परमाणु संख्या पर इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो 114 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा होता है, लिथियम। आपसे हल्की धातु भी पूछेगा तो लिथियम ही मारिएगा। अगर सोडियम का बात करेगा तो चाकू से काटा जाता है किसको, तो चाकू से काटते हैं किसको, काटते हैं सोडियम को। किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा कर किसको रखते हैं, सोडियम को। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन का बात करेगा तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक है। बोला है कि उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवर्धिक कार्य है। तो मेंडलीफ ने बताया था। कौन, तो मेंडलीफ ने। अभी हम बताए हैं कि मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला है कि किससे पुलों और लौह के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। बोला है कि किससे पुलों, लोहे के जंगले, लौह के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है, तो जंग लगना। क्या होता है, जंग लग जाता है तो नुकसान पहुंचाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है, बोला कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्यूमिनियम का जगह लेता है। कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्यूमिनियम का जगह लेता है। तो इक्का एल्यूमिनियम का जगह कौन लेता है, तो गैलियम लेता है। इक्का एल्यूमिनियम का अगर बात करिएगा तो इक्का एल्यूमिनियम का जगह कौन लेता है, तो गैलियम जगह लेता है। अगर हम यही बात करते हैं तो 3 तत्व बाद में सजाया गया था। देख लीजिएगा, 3 तत्व को बाद में सजाया गया था। अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम, एक होता है स्कैंडियम, फिर बाद में दूसरा आया था जर्मेनियम, और तीसरा तत्व का बात करिएगा तो तीसरा तत्व कौन सा था, तो गैलियम था। याद रखिएगा, अगर स्कैंडियम का बात करिएगा तो इसको इक्का बोरॉन कहते हैं, इक्का बोरॉन कहते हैं। अगर जर्मेनियम का बात करिएगा तो जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन कहते हैं, इक्का सिलिकॉन कहते हैं। अगर इसी तरीक़ा से अगर बात करेगा गैलियम का, तो गैलियम आपसे प्रश्न में भी पूछा है, इसको इक्का एल्यूमिनियम कहते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं। तो ये तत्व जो स्कैंडियम है, जर्मेनियम और गैलियम है, जो भविष्य में आने वाले तत्वों का भविष्यवाणी कौन किए थे, मेंडलीफ ने किए थे। और वही 3 तत्व आया भी था, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम। स्कैंडियम को इक्का बोरॉन कहते हैं, जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन कहते हैं और गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम कहते हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि 18वां समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि कौन सा, तो तीसरी अवधि और 18वें समूह में रखे गए नोबेल गैस का नाम बताइए। तो कौन सा होगा, तो तीसरे में आर्गन होगा,
कैसा होगा? तो आर्गन होगा। अगर देखिएगा जैसे पहला में कौन रखा हुआ है, तो पहला में हीलियम रखा हुआ है, फिर कौन रखा हुआ है, तो नियॉन रखा हुआ है, फिर तीसरा पर कौन है, तो आर्गन रखा हुआ है, फिर कौन रखा हुआ है, तो क्रिप्टॉन रखा हुआ है, क्रिप्टॉन रखा हुआ है, और क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन, और जिनॉन के बाद कौन सा है, तो रेडियम है। तो ये बताइए कि तीसरा पर कौन आया, तो आर्गन आया, तीसरा पर कौन आया, तो आर्गन आया। तो यही प्रश्न में पूछा भी गया है कि तीसरी अवधि, कौन सा अवधि, तो तीसरी अवधि में कौन सा है, तो आर्गन है, आर्गन है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोलता है कि हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि इनमें निम्न में से कौन सा गुण होता है। बोला है कि हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिया जा सकता है क्योंकि उनमें निम्न में से कौन सा गुण होता है, तो आघात वर्धनीय और तन्यता होता है। आघात वर्धनीय और तन्यता होता है, और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किसको देखने को मिलता है, तो सोना को देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर आघात वर्धनीय पूछ देगा कि बताइए कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किसका होता है, तो सोना का होता है। अगर आघात वर्धनीय का अगर क्रम याद रखिएगा तो ये होगा सोना, सोना के बाद होता है चांदी का, चांदी का बाद होता है कॉपर का, और कॉपर के बाद होता है आयरन का। तो ये आघात वर्धनीय का क्रम है। सबसे ज़्यादा सोना का, फिर होता है चांदी का, फिर होता है कॉपर का, फिर होता है आयरन का। अगर पूछेगा कि बताइए कि अगर इसका क्रम बताइए, चलकता का क्रम बताइए, तो चलकता का भी क्रम यही है, देख लीजिएगा। चलकता का भी अगर क्रम पूछेगा तो चलकता का भी क्रम कौन सा हो गया, सबसे सोना, फिर हो गया चांदी, कॉपर और एल्युमिनियम। लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर कंसीडर किसको करता है, तो मानता किसको है, तो अगर हम बात करते हैं मानता है इसका सिल्वर का मानता है। तो आघात वर्धनीय हो गया और तन्यता होता है, आघात वर्धनीय और तन्यता, आघात वर्धनीय और तन्यता। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में, अगर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में क्या है, तो उभयधर्मी है। आपको हम बताएं कि याद रखेगा उभयधर्मी में कौन कौन आता है, तो उभयधर्मी में Al2O3 आता है, Al2O3, ZnO और PbO2, ये इतना उभयधर्मी याद रखेगा, और यही प्रश्न में बेर बेर पूछ लिया जाता है। तो पूछेगा कि उभयधर्मी में कौन कौन आता है, तो Al2O3, ZnO और PbO2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यही बात करते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि एक होता है क्षारीय, क्षारीय, और एक होता है अम्लीय, अम्लीय। तो क्षारीय होता है जो धातु होता है, और अम्लीय होता है जो अधातु होता है। अम्लीय होता है जो कौन सा होता है, तो अधातु होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि कौन सा धातु, बोला है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल के रूप में होता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सा होता है, तो पारा होता है। बोला है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है, तो पारा होता है जो तरल रूप में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि तत्वों के, बोला कि तत्वों का उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने के श्रेय किसे जाता है। तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने के श्रेय किसे जाता है, तो दिमित्री मेंडलीव को जाता है, जो कब किया था, तो 1869 में। क्या क्या, तो ये बताइए कि 9 आवर्त था, सॉरी 7 आवर्त था, 7 आवर्त की संख्या था और 9 वर्ग की संख्या था। इसके तत्व ज्ञात कितना था, तो उस समय 63 था, और ये बाद में भविष्यवाणी आने वाले तत्वों की भविष्यवाणी भी किए थे, आने वाले तत्वों की, आने वाले तत्वों की भविष्यवाणी भी किए थे। तो आने वाले तत्वों की भविष्यवाणी कौन किए थे, तो मेंडलीफ ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। तो ये बताइए कि आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, ये बताइएगा कि ये जैसे ये हो गया पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि ई साइड होता है धातु, ई साइड होता है धातु, एक सेकंड हम बात करते हैं कि ये मानते हैं पीरियोडिक टेबल है। तो ये बताइए कि ये साइड होता है धातु, ये बीच में जो होता है वो होता है उप धातु, उप धातु, ठीक है, और ये होता है अधातु, अधातु। आपको हम बता देते हैं कि जब नीचे आइएगा तो धातु का गुण बढ़ेगा, नीचे आइएगा तो धातु का गुण बढ़ेगा, और बाएं से दाएं तरफ जाइएगा तो धातु का गुण घटेगा,
तो ये बताइए कि बाएं से दाएं की तरफ जा रहे थे धातु का गुण घटेगा तो अधातु बढ़ेगा। तो ये बताइए बाएं से दाएं जाने पर अधातु का गुण बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर अधातु का गुण बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण बढ़ता है। तो आपसे पूछा है प्रश्न में, देखिएगा बोला है कि बताइए कि अधात्विक गुण बढ़ता है तो मैग्नीशियम से बेरियम की तरफ जाइएगा था, ये गलत है। मैग्नीशियम से बेरियम तो एक ही में हो गया, पोटेशियम से सीजियम ये भी एक ही समूह का हो गया, ऑक्सीजन से सेलेनियम का होगा तो ये भी गलत है। सोडियम से क्लोरीन, देखिए सोडियम कितना में होता है तो 11 होता है, क्लोरीन कितना होता है तो 17 होता है। तो ये बताइए कि जाइएगा तो एक अति अवर्त में जा रहे हैं तो अवर्त में जाइएगा तो अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम से क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाइएगा तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितना होता है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितना होता है। अब ये बताइए कि तीसरा आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या पूछा है कि कक्षों की संख्या कितना होता है। तो तीसरे आवर्त में अगर गिनिएगा तो ये बताइए कि पहला देखिएगा तो हे, अगर हम बात करते हैं हे ली ना के रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो ये बताइए कि एक तत्व, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। तो तीसरा आवर्त में कौन सा आया है तो सोडियम आया है। तो तीसरा आवर्त में सोडियम है तो ये बताइए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 281 होता है। तो ये बताइए बोला कक्षों की संख्या, तो गिन लीजिए 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कक्षों की संख्या कितना होता है तो 3 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि कौन सा धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। बोलता है कि कौन सी धातु है जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है तो चांदी नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं अभिक्रियाशील का, तो अभिक्रियाशील का जो क्रम होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है तो सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम अस्टेशियम, मतलब जिसे हम बात करते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम, फिर होता बात करेगा एल्युमिनियम कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसी तरीक़ा से नीचे जब जाइएगा तो सबसे नीचे कौन कौन बैठा है तो Ag और Au बैठा है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील Ag हो गया, Au हो गया, और सब फिर उसके बाद Ag हो गया। तो ए है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करेगा तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, इसी तरीक़ा से क्रम चलता है। तो पूछा है कि कौन अभिक्रिया नहीं करेगा तो चांदी नहीं करेगा। अगर चांदी की जगह फिर दे देता Au भी देता तो ये भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। बोला कि एक तत्व है जो अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। बोला है कि एक तत्व है जो अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो एक डुप्लेट या ऑक्टेट होता है, जो एक डुप्लेट या ऑक्टेट होता है जो अपना स्थिरता प्राप्त कर लेता है। अगर हम ऑक्टेट का बात करते हैं तो आपको हम समझाते हैं। जैसे ये बताइए कि जैसे हम लेंगे आर्गन का लेते हैं, आर्गन, तो आर्गन कितना में है तो आर्गन पता है कि आर्गन होता है 18 में। तो ये बताइए 2, 8 और 10, 2, 8, 10, 8, 18। तो देखिए तो ऑक्टेट बनाया कि नहीं। और जब 8 बना लेता है तो ये हो जाता है क्या चीज़, स्थिर हो जाता है, बैलेंस, मतलब कि यह स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल के लिए 8 चाहिए, तो एक डुप्लेट या ऑक्टेट बनाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बनना चाहिए तो एक डुप्लेट ऑक्टेट बनना चाहिए, डुप्लेट ऑक्टेट बनना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि गलत मिलान जोड़ो या जोड़ों का ज्ञात कीजिए कि कौन सा गलत है। तो ये बताइए कॉपर के लिए ये सही है। अगर हम बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर के लिए ये बताइए कॉपर के लिए कौन सा होगा तो कॉपर भी सही है, सोना का गोल्ड भी सही है। पारा का बात करिएगा तो ये तो गलत है पारा का। फिर ये बताइए प्लेटिनम का अगर बात करिएगा तो प्लेटिनम भी सही है। फिर ये बताइए सिल्वर का, चांदी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पारा का क्या है तो गलत है, पारा गलत है। अगर पारा का बात करिएगा तो Hg होता है। पारा का क्या होता है तो पारा का देखिएगा तो पारा हो जाता है Hg। पारा जिसको हम मरकरी बोलते हैं वो कितना हो जाएगा तो Hg हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है
बोला है कि कौन सा कथन है जो सही या गलत है, सही या गलत है। बोला है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाता है और फिर बढ़ जाता है। अगले में देखिएगा बी में क्या बोला गया है, तो बी में देखिएगा, बी में बोला है कि इस तत्व का अगर बात करिएगा तो यहाँ देखिएगा, इसे बोला क्या है, बोला है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है और फिर बढ़ती है। बी में बोला है कि एक आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो ये बताइए कि गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, लेकिन ये बताइए कि ए वाला सही है और आर है जो बी दिया है गलत है। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया पहले क्या होता है, तो घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। और यहाँ बोला है आवर्तित तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाता है, तो ये गलत है। गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया घट जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, बोला है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन का समानता किस नाम से जाना जाता है। फिर कल बाहर आई आंटी देख लीजिएगा, इसको हैलोजन ग्रुप से जाना जाता है। कौन सा ग्रुप से, तो हैलोजन ग्रुप से जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला विषम का पहचान कीजिए। बोला है कि विषम को अलग कौन सा है, तो विषम में अगर बात करिएगा तो एक दिया है कांच, चांदी, तांबा। देखिएगा ये सब है जो धातु है, उष्मा का अति विद्युत का चालक करेगा, लेकिन ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है, तो इसको मिलाया जाता है कार्बन को। लोहे को मजबूत और कठोर बनाना है तो कार्बन मिला दीजिए, कार्बन मिलाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। बोला है परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, तो ये सही है। बोला एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, तो ये भी सही है। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया है, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक समूह में रखा गया है। और फिर इसमें दिया है कि परमाणु त्रिज्या आमतौर पर दाएं से बाएं ओर घटती है, तो ये गलत है कि दाएं से बाएं की ओर घटती है, तो यही गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सही है कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों का एक ही समूह में रखा गया है, तो ये सही है। ये बताइए कि बोला संयोजकता समान होता है, ये भी सही है। और अब बोला है आकार ऊपर से नीचे जाता है तो बढ़ता है। देखिए समझिएगा, अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो मानते हैं कि ऊपर कौन सा था, तो हाइड्रोजन था। कौन था फिर, हाइड्रोजन। हेली ना के रब से फरियाद। तो देखिएगा कि जैसे लिथियम को होता है कितना, तो 3, तो 2 1 होगा। सोडियम का अगर बात करिएगा तो सोडियम का होता है 2 8 1 होता है। फिर उसी तरीक़ा से इसका बात करिएगा तो 2 8 8 2 10 10 8 18 होता है, 18 1 कितना होता है, 19 होता है। तो देखिएगा बढ़ रहेगा, तो इस तरीक़ा से बढ़ते जाएगा, इस तरीक़ा से बढ़ते जाएगा। तो ये बताइए कि आकार तो बढ़ गया, आकार बढ़ गया था, एक तो सही हो गया। दूसरा अगर संयोजकता की बात करिएगा तो ये बताइए कि सोडियम का संयोजकता निकालिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि जैसे 11 हुआ तो ये 2 8 1 हुआ, 2 8 1 हुआ, तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर बात करिएगा कि अगर ब्राह्मण कक्षा में 1 आ जाए या 2 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, अगर धातु में 1 2 3 आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर हो जाए 1 2 3, ये तीनों है संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, एक सेकंड आपको हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि ये बताइए कि सोडियम हम लिए, तो सोडियम होता है 11, तो ये कितना होता है 2 8 1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लेते हैं कौन सा, तो पोटेशियम लेते हैं, तो पोटेशियम कितना होता है 18 में, पोटेशियम कितना होता है, तो 19 में होता है। अगर हम बात करते हैं 19 का, तो पोटेशियम का अगर बात करिएगा कि पोटेशियम, तो ये बताइए कि पोटेशियम में अगर हम पोटेशियम का देखते हैं 19, तो 2 बनेगा, 8 बनेगा, फिर 8 बनेगा, 8 2 10 8 18 1 19। ये बताइए कि इसका भी संयोजकता समान है। अब कहिएगा ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिसका ब्राह्मण कक्षा में 1 आता है, 2 आता है या 3 आता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही हुआ,
और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या बन जाता है, संयोजकता बन जाता है, संयोजकता बन जाता है। जिसका 1 2 3 बृहत्तम कक्षा में आया, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता होता है। और अगर 5 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये माइनस कर दीजिएगा तो आपको संयोजकता मिल जाएगा। हम क्या बोले कि अगर बृहत्तम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आया तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता हो जाएगा। लेकिन अगर बृहत्तम कक्षा में 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया तो उसकी संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करिएगा तो मिल जाएगा संयोजकता। एग्जाम्पल पर भी आपको हम समझा देते हैं, जैसे क्लोरीन ले लीजिएगा तो क्लोरीन होता है 17 में, तो 2 8 और 7 बनाइएगा। ये बताइए बृहत्तम कक्षा में 7 आया तो ये क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ये बताइए आपसे संयोजकता पूछेगा तो संयोजकता के लिए क्या करिएगा, तो संयोजकता के लिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाइएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाइएगा तो घटा लीजिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7 आया तो 1 हो गया, तो ये हो गया संयोजकता। तो समान वर्ग में संयोजकता समान होता है तो ये भी सही है। और समस्थानिक हो, मतलब समस्थानिक होता है कि परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो वही बताइए परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसे समस्थानिक कहते हैं, एक ही समूह में रखा जाता है। ये भी सही है कि एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है, कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है, तो आघात वर्धनीय ग्रेफाइट नहीं है। क्या कि ये बताइए कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। अगर आघात वर्धनीय, चांदी को भी पीट के आघात वर्धनीय या तन्यता कर सकते हैं, तांबा भी, एल्युमिनियम की, इसको पीटेगा तो बखूर जाएगा, मतलब कि अति हो जाएगा। तो ग्रेफाइट है जो आघात वर्धनीय नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर अगले प्रश्न का बात करते हैं, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा कथन सही है। बोला कि दूसरे समूह के तत्वों की अलकली धातु कहा जाता है, और फिर बोला है कि पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, और फिर बोला 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, 7वें को हैलोजन कहा जाता है। फिर बोलता है पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। आपसे पूछा है सही, तो देखिए सही अगर बात करेगा तो बी और सी है जो सही है, बी और सी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात हैं दूसरे समूह के क्या कहा जाता है, तो आपको हम बता देते हैं कि दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, मृदा धातु कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दूसरे वाला को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु, और पहला वाला को कहा जाता है क्षारीय धातु। याद रखिएगा, छोटा है, पहला में छोटा हो गया तो क्षारीय धातु, और दूसरा बड़ा हो गया तो क्षारीय मृदा धातु, और 17 में क्या बोलते हैं तो हैलोजन बोलते हैं। दोस्त प्रश्न में है कि संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको पता है कि संक्रमण तत्व के लिए 2 अपूर्ण होते हैं। अगर बात करते हैं कि इनके बृहत्तम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर संक्रमण तत्व का बात करिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि एस, पी, डी और एफ जो दिया हुआ है, तो इसमें पता है कि डी ब्लॉक में डी और एफ है, जो डी को कहा जाता है संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, आपको ब्लॉक बना होगा ASPDA, तो आपको पता है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संक्रमण तत्व में बृहत्तम कोषों में, बृहत्तम अगर हम बात करते हैं बृहत्तम कोषों में, तो बृहत्तम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं। कितने? तो 2 अपूर्ण होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन सा होता है। सबसे नमनीय और तन्यशील धातु कौन सा होता है, तो सबसे तन्यशील धातु होता है कौन सा, तो एयू होता है। अगर हम गोल्ड का बात करिएगा तो आपको पता है कि आघात वर्धनीय या तन्यता में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गोल्ड का होता है। उसके बाद किसका होता है, तो सिल्वर का होता है, और उसके बाद किसका होता है, तो कॉपर का होता है। तो एक क्रम याद रखिएगा,
और ये अघात वर्धनीय तन्यता भी है। और साथ साथ में अगर चालकता भी पूछ लेगा कि चालकता क्या है, तो चालकता का भी क्रम यही है कि सबसे ज़्यादा सोना का, चांदी का, कॉपर का। लेकिन आपको यहाँ एक बात हम बता देते हैं कि सोना को पेपर में कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेता है किसको, तो चांदी को ही मान लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा चालकता किसका है, तो चांदी का है। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर सोना दिखेगा तो सोना मार सकते हैं चांदी को हटा के, अगर सोना नहीं है तो फिर चांदी को पहला ऑप्शन लीजिएगा। तो चालकता में एयू हो गया, एजी हो गया, कॉपर हो गया। तन्यता भी यही क्रम चलेगा, तन्यता और आघात वर्धनीयता, तन्यता और आघात वर्धनीयता भी वही क्रम चलेगा, आघात वर्ध्यता। तो आघात वर्ध्यता भी वही क्रम चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में, न्यूलैंड के अष्टक नियम तत्वों में से कौन सा तत्व जो अंतिम तत्व था। आपको बता देते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व जो अंतिम तत्व था, तो सबसे अंतिम तत्व था थोरियम। अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। आपको हम बता देते हैं कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो 56 था। ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, 56 था। और ये सजाया था किस पर था, तो ये दिया था अष्टक रूल दिया था, अष्टक नियम पर सजाया था, अष्टक नियम पर सजाया था। और इसका अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। अगर बात करते हैं कि न्यूलैंड्स ने दिया था कब, तो न्यूलैंड्स ने ये दिया था 1866 में, 1866 में ये अपना नियम दिया था। ठीक है, तो अष्टक नियम याद रखिएगा कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम पर सजाया था। तत्वों की संख्या कितना था, तो 56 था। अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों को निम्न में से क्या समान होगा। बोला है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा। तो सेलों की संख्या समान होता है, सेलों की संख्या समान होता है। अगर हम बता देते हैं कि अगर आधुनिक आवधिक में सेलों की संख्या अगर जाइएगा तो सेलों की संख्या क्या होता है, समान होता है। जब एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्व में निम्न में से क्या समान होता है, तो सेलों की संख्या समान होता है, सेलों की संख्या समान होता है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि जब आवर्त में से जाइएगा तो आवर्त में सेलों की संख्या समान होता है, बाएं से जब दाएं जाइएगा तो सेलों की संख्या समान होता है। अगर एग्जांपल का अगर बात करेगा तो ये बताइए कि जैसे लिथियम का जो होता है, तो लिथियम का कितना में होता है, तो लिथियम का 3 होता है। तो इसका बनाइएगा तो लिथियम का 2 बनेगा और 1 बनेगा। तो ये बताइए कि सेल कितना बनाएगा, तो 2 सेल बनाएगा। उसी तरीके से अगर इसका पीरियोडिक टेबल बेरियम का लीजिएगा तो बेरियम कितना होता है, तो 4 होता है। बेरियम का 4 होता है, तो 4 का भी लीजिएगा तो 2 और कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। तो सेलों की संख्या समान होता है। तो यही पूछा है आपसे कि बताइए कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होता है, तो सेलों की संख्या समान होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व कौन सा होता है। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होता है तो क्लोरीन का होता है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। अगर यहाँ हैलोजन का अगर बात करिएगा तो आपको हम बताते हैं, हैलोजन का देखिएगा, हैलोजन में आपको पता है कि फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। देखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कितने गैस, कितने ठोस और कितने द्रव है। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन है जो गैस है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, तो गैस है। ब्रोमीन होता है जो द्रव होता है, द्रव अवस्था में होता है। और आयोडीन और स्टेटिन जो होता है ये होता है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो 2 गैस याद रखिएगा, 1 द्रव याद रखिएगा और 2 ठोस याद रखिएगा। तो आपसे पूछा था कि उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि आधुनिक आवर्त तालिका में, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद है। तो आधुनिक आवर्त तालिका में आपको पता है कि 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, 18 समूह और 7 आवर्त हैं। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बताइए कि मेंडलीव के समय आवर्त कितना था। तो आवर्त मेंडलीव के समय 7 था और वर्ग कितना था, तो वर्ग 9 था। तो ये याद रखिएगा कि आवर्त और वर्ग के जिक्र कौन किया था पहली बार, तो मेंडलीव नहीं किया था। और उस समय मेंडलीव के समय 7 आवर्त था और 9 वर्ग था। अगर मेंडलीव का बात करेगा तो मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था, तो तत्वों की संख्या 63 था। तत्वों की संख्या कितना था, तो 63 था। तो याद रखिएगा मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। परमाणु
द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि मेंडलीफ ने किस पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि नीचे के विकल्पों में तत्वों के किस खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखाने वाले विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तो तत्व के लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे को सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिएगा ऑप्शन में देखिएगा, बोला है कि बाएं से दाएं, अगर हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये ऑप्शन आ जाए। अब ये बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको अगर पीरियोडिक टेबल होगा तो वहाँ देखिएगा एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, और एक होता है बाएं से दाएं जाइए, और अगर ऊपर से नीचे आइए तो ऊपर से नीचे जाइएगा समूह में, और बाएं से दाएं जाइएगा आवर्त में। अब ये बताइए कि बोला है पहले में क्या चाहिए कि लक्षण है जो आवर्त में बाएं से दाएं जाइए, आवर्त में बाएं से दाएं, और समूह में ऊपर से नीचे जाइए। तो यहाँ देखिएगा पहला बोला कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण और बढ़ता है और वृद्धि होता है, और यहाँ ह्रास होता है। दूसरा में दिया है कि विद्युत धनात्मकता या धात्विक लक्षण बढ़ता है और वृद्धि होता है, बढ़ता या वृद्धि एक ही है, और यहाँ बोला कि बढ़ता या वृद्धि होता है। फिर बोला विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होता है, और यहाँ वृद्धि होता है। ठीक है, फिर विद्युत धनात्मकता या धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होता है, और इसमें भी ह्रास होता है। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको हम बता देते हैं कि कैसे होगा। जैसे ये बताइए कि ये पीरियोडिक टेबल बनाइएगा, और ये पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ये साइड बाएं साइड होता है धातु, बाएं साइड अगर बात करिएगा तो बाएं साइड क्या होता है, तो बाएं साइड बड़ा बना देते हैं आपको, एक सेकंड। ये बताइए कि ये हो गया पीरियोडिक टेबल, समझिएगा। पीरियोडिक टेबल में ये बताइए कि बीच में कौन है, तो उपधातु है, तो बीच में उपधातु है, तो बीच में उपधातु हो गया। ये बताइए कि ये साइड क्या है, तो अधातु है, और ये साइड क्या है, तो ये साइड धातु है, समझिएगा। जब आप आवर्त में जाइएगा बाएं से दाएं की ओर आवर्त में जाइएगा तो धातु का गुण घटेगा, धातु का गुण क्या होगा, तो घटेगा, और अधातु का गुण बढ़ेगा। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु का गुण क्या होगा, तो धात्विक धनात्मक तात्विक लक्षण घटता है। और ये बताइए, बोला समूह में ऊपर से नीचे जाइएगा तो समूह में ऊपर से, तो देखिए समूह में ऊपर से नीचे ये हो गया। इसे समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में नीचे से ऊपर आने पर, एक सेकंड माफ करिएगा यार, देखिएगा समूह से ऊपर से नीचे आइएगा तो इसमें धात्विक गुण बढ़ता है। तो एक कन्फर्म हो गया कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कि धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होता है और बढ़ता है लेकिन वृद्धि होता है। तो बढ़ता या वृद्धि होता है किसका, तो समूह में, और घटता किसका है, तो आवर्त में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, देखिएगा पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किसमें संबंध रखता है। तो आपको पता होगा कि परमाणु संख्या 57 में कौन सा तत्व है जो आप बता सकते हैं भी कि परमाणु संख्या 57। तो परमाणु संख्या 57 किसमें रखता है, तो डी ब्लॉक में रखता है। किसमें, तो डी ब्लॉक में रखता है, जिसको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक को ही हम क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब ये बताइए कि 57 वाला जिसको हम लिंथेनम बोलते हैं या लिंथेनाइड बोलते हैं, जो लिंथेनाइड शुरू कहाँ से होता है, तो 57 से ही शुरू होता है लिंथेनाइड। और जब एफ ब्लॉक में आता है तो 58 से शुरू हो जाता है। और ये बता देते हैं कि लिंथेनाइड में अगर तत्व पूछेगा कि कितने हैं लिंथेनाइड में, तो लिंथेनाइड में तत्वों की संख्या कितना होता है, तो 14 होता है। तत्वों की संख्या कितना होता है, तो 14 होता है। और ऑक्टिनाइड में भी 14 होता है। तो इसी तरीके से याद रखेगा, एक्टिनाइड और क्या बोलते हैं, लिंथेनम याद रखेगा, एक्टिनम याद रखेगा। तो एक किस में जाएगा, 57 नंबर डी ब्लॉक में जाएगा। एस ब्लॉक का अगर बात करेगा तो एस ब्लॉक में धातु आपको देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक में धातु देखने को मिलेगा। और पी ब्लॉक में आपको अधातु और उपधातु देखने को मिलेगा। अधातु अगर हम बात करते हैं, अधातु और उपधातु देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आपको 57 किस में मिलेगा, तो डी ब्लॉक में मिलेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि विषम का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा विषम है। तो आपको पता है कि जिसे दिया है आर्सेनिक, फिर दिया सिलिकॉन, फिर दिया जर्मेनियम। तो ये जो दिया है वो सब चल जाता है उपधातु में,
धातु में, उप धातु में। लेकिन फास्फोरस का बात करेगा तो ये आ जाता है अधातु में, अधातु में। तब फास्फोरस किस में चल जाता है? तो अधातु में होता है। अगर फास्फोरस का परमाणु संख्या अगर बात करेगा तो परमाणु संख्या कितना होता है? तो 15 होता है। तब फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, अधातु में होता है। और बाद बाकी सब जो दिया है उस सब किसी को क्या हो जाता है? तो उपधातु में चला जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला है कि एक तत्व की, देखिएगा बोला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा? बोला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होगा? पहला बात बताते हैं कि अगर आप वर्ग में जाइएगा, वर्ग में अगर जाइएगा तो वर्ग में सब का रासायनिक गुण समान होता है। रासायनिक गुण समान मिलेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान मिलेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान मिलेगा और संयोजकता भी समान मिलेगा, संयोजकता भी समान मिलेगा। तो आप किसी से भी पकड़ सकते हैं। अगर समूह का आपको कमांड है पीरियोडिक टेबल का तो उससे भी पकड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल कर भी हम बता देते हैं कि ये बताइए अगर 20 का निकालिएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 8 10 8 18 और 2 बनेगा, 2 8 10 8 18 2 20 बनेगा। ये बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया है? 2 आया है। उसी तरीका से ऑप्शन में बैठा सकते हैं कि इसका 5 है तो ये आएगा 2 और 3, तो ये तो होगा नहीं। ये भी बैठा सकते हैं 26 का, तो 26 का भी बैठा सकते हैं, तो 2 8 हो जाएगा, 10 8 18 हो गया, 8 8 16, इस तरीका से होगा। फिर देखिएगा बेरियम का तो 2 और 2 बनेगा, और ये देखिएगा तो 2 8 10 8 18 और 3 21। तो इस तरीका से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट में 2 आ रहा है। इसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि इसका जो समान समूह में रहेगा उसका रासायनिक गुण समान होता है। तो बेरिलियम जो होता है वो बेरिलियम किस में है? तो ऑप्शन समूह नंबर 2 में है, और उसी के नीचे कैल्शियम आता है जो 20 में आता है। तो समान समूह के रहने के कारण क्या होता है? तो इसका गुण समान हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में, बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। आपको हम बता देते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन ग्रुप का समूह, हेलोजन ग्रुप का तत्व था, हेलोजन ग्रुप का था। लेकिन ये जो इसको आवारा तत्व कहा जाता है इसलिए इसको डाल दिया गया कहाँ? तो फर्स्ट में ही डाल दिया गया है। अगर आपको हम बता दें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी अगर असफल होने का मेन कारण कौन था? तो हाइड्रोजन था। क्योंकि हाइड्रोजन, मेंडलीफ का आपको पता है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान में आपको पता है कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है, स्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है। और समस्थानिक में बोला जाता है कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए। अब द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न रहेगा तो इसको 3 को द्रव्यमान अलग अलग होगा, इसलिए मेंडलीफ से 3 द्रव्यमान का जगह आवर्त सारणी में अलग अलग मांग कर दिया कि हमारा 3 द्रव्यमान है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होता है और तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है, तो इसको अलग अलग जगह वो नहीं दे पाया, इसलिए इसको हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा था। तो ये बताइए कि ये कौन सा ग्रुप में जाता है? तो हाइड्रोजन का तत्व था, लेकिन इसको रखा गया कहाँ? तो आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट में रख दिया गया है। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है? आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का एल्युमिनियम का आकार में सबसे छोटा होता है। अगर बात करेगा कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो त्याग किया है कितना था? सबसे ज़्यादा। तो एल्युमिनियम जो हुआ ये हो गया आकार में सबसे छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, ये बोला है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। बताइए कि किसी समूह में, समूह की संख्या हम क्या बताए थे कि समूह की संख्या 18 होता है और आवर्त की संख्या कितना होता है? 7 होता है। हम बोले थे कि अगर एक समूह में रखेगा तो उसका रासायनिक गुण समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा और संयोजकता समान होगा। हम क्या बताए थे? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आपको। अगर समान समूह में रहेगा, 18 समूह है, अगर समान समूह का तत्व रहेगा तो उसका रासायनिक गुण समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हो जाएगा और संयोजकता समान होगा, संयोजकता समान होगा। तो ये 3 टर्म याद रखेगा वर्ग से कि वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, रासायनिक गुण और संयोजकता रहता है वर्ग में समान। तब ये प्रश्न आपसे आसानी से बन सकता है। बोला है कि कोश में मौजूद तत्वों की एक समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, ये पहला ही राइट आंसर मिल गया। परमाणु का आकार समान होता है, ये गलत है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होता है, ये भी नहीं होगा। परमाणु क्रमांक भी नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि
बोला कि जब तत्वों का परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होता है और संगीत के अगर हम बात करते हैं कि संगीत के नोट्स की तरह इस नियम का जाना जाता है। सा रे गा मा पा दा नी, इस सजाने का जो प्रयास किया था, इस सजाने का प्रयास किसने किया था? तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम से सजाने का प्रयास किया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। और इसने कहा था कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा, उसी तरीका से 8वां तत्व का गुण 15वें तत्व से मिलेगा। तो इस तरीका से अष्टक रूल कौन दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स के अगर बात करते हैं तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम पर सजाने का प्रयास किया। इसके समय तत्वों की संख्या कितना था? तो 56 था। और अंतिम तत्व कौन सा था? तो अंतिम तत्व था इसका थोरियम। पूछ लिया जाता है कि अंतिम तत्व कौन सा था? तो अंतिम तत्व था थोरियम। ठीक है, तो इसी तरीका से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले बात करते हैं, अच्छा एरिया में कुछ ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी से जो सजाने का प्रयास किया था वो मोसले ने किया था। किसने किया था? तो मोसले ने किया था। कब किया था? तो 1913 में किया था, 1913 में। लेकिन मेंडलीव का अगर बात करेगा तो मेंडलीव ने परमाणु संख्या पर सजाने का प्रयास किया था। और परमाणु पर संख्या पर सजाने का प्रयास ही कब किया था? तो 1869 में परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। डोबराइनर का अगर बात करेगा तो डोबराइनर ने ट्राइड्स रूल दिया था और बोला था कि पहला तत्व और अंतिम तत्व का एवरेज निकालिएगा तो बीच तत्व का द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से 3 तत्वों में से किसके सबसे बाहरी शेल भरा होता है? बोला है कि 3 तत्व दिया गया है तो किसका सबसे बाहरी शेल भरा होता है? तो ये बताइए कि मैग्नीशियम का बाहरी शेल में कितना होगा? तो मैग्नीशियम का निकालिएगा तो ये होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और इसका 2 8 निकालेगा तो 2 8 10। तो ये बताइए, इसको तो 2 हो गया तो ये राइट आंसर ना होगा, तो ये पहला कट जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से लिथियम का देखिएगा तो लिथियम का भी होता है कितना? तो 2। सोडियम का होता है 281 होता है, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम का होता है तो मैग्नीशियम ऐसी कट गया। अब देखिएगा, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। आपको यहाँ से कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कि जो आर्गन होता है, जो निष्क्रिय तत्व होता है, उसकी बृहत्तम कक्षा में भरा हुआ रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। एकमात्र हीलियम है जिसका बृहत्तम कक्षा में 2 है। बाद बाकी जितना भी नियॉन है, आर्गन है, इस सब जितना की बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप अक्रिय गैस को भी देख के मार सकते हैं कि जितना भी अक्रिय गैस है वो अपना अस्थायी मतलब स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के लिए चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि C58 तत्वों के ब्लॉक का सदस्य कौन है? बोला है कि C58 के तत्व मतलब ये होता है सीरियम 58 के। बोला कि सीरियम 58 तत्वों का ब्लॉक क्या है? तो आपको हम बताए थे कि एक ब्लॉक में जाता है, C58 एक ब्लॉक में जाता है। आपको पता है कि जब 57 बता रहे थे तो 57 जाता है जिसको हम लेंथेनाइड बोलते हैं, वो DA ब्लॉक तक था और 57 से सीधे 58 कहाँ उठ के चलाता है? तो एक ब्लॉक में आता है और इसी को हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। अंतः संक्रमण तत्व अगर बोलेगा कि अंतः संक्रमण तत्व कौन सा ब्लॉक के बोलते हैं? तो एक ब्लॉक का, लेकिन डी ब्लॉक है जो संक्रमण तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों की कहाँ जाता है? अभी हम बताए थे, पीछे भी हम बताए थे कि 58 से 71 जो जाता है, 58 से 71 वो तत्वों को क्या कहा जाता है? तो उसको लेंथेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लेंथेनाइड कहा जाता है। अगर आपसे 90 से 103 पूछ देगा कि बताइए 90 से 103 को क्या कहा जाता है? तो उसको एक्टिनाइड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लेंथेनाइड होता है कहाँ से? तो 58 से 71 होता है। 58 से 71 को लेंथेनाइड कहा जाता है। और एक्टिनाइड का पूछेगा तो एक्टिनाइड को 90 से 103 कहा जाता है, 90 से 103 कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये दोनों किस ब्लॉक में जाएगा? तो दोनों ब्लॉक जाता है एक ब्लॉक में। दोनों किस ब्लॉक में है? तो एक ब्लॉक में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताकि आपसे जिक्र किया 58 से 71 के बीच में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि 58 में बताइए, 98 नंबर में परमाणु का आयतन सबसे कम किसका होता है? परमाणु का आयतन सबसे कम अगर पूछेगा तो सबसे कम आयतन होता है हीलियम का। परमाणु का आयतन सबसे कम किसका होता है? तो हीलियम का होता है। तो याद रखिएगा कि हीलियम का परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं
जिग जैग रेखाएं को अलग करती है। तो बताइए जिग जैग रेखाओं को कौन अलग करती है? तो धातु से अधातुओं को अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। अगर हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल का, तो आपको पता है कि ई होता है जिग जैग रेखाएं, जो उप धातु होता है इसको अलग करता है किससे? धातु से, और ए हो गया अधातु से। तो धातु और अधातुओं से अलग करता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि अधातुओं का उप धातु का कौन कौन है, तो कौन कौन हो जाएगा? तो बोरॉन होगा, सिलिकॉन हो गया, फिर जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी हो गया, एंटीमनी हो गया, और एंटीमनी के बाद अगर बात करेगा तो टेलुरियम होता है, टेलुरियम, और टेलुरियम के बाद याद रखेगा पोलोनियम होता है। तो ये बताइए कि पेलुरियम कितना होता है? तो टोटल 7 होता है। कौन होता है? तो बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। तो पूछेगा कि बताइए उप धातुओं की संख्या कितना है? तो 7 उप धातुओं की संख्या है, और धातुओं और अधातुओं का बॉर्डर लाइन का काम करता है, दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 तक रखा जाता है। बताइए कि कौन सा रखा जाता है? अगर आवर्त का बात किया है तो आपको हम समझा देते हैं। तो आवर्त अगर बात करेगा तो हे लीना को रब से फरियाद, हे लीना को रब से एक सेकंड ये बताइए कि यहाँ लिखेगा हे ली ना को रब से फरियाद। तो ये बताइए कि ये हो गया 1 में, ये हो गया 3 में, उसी तरीक़ा से ये हो गया 11 में, पोटेशियम हो गया कितना? तो 19 में। तो इसी तरीक़ा से ये हो गया पोटेशियम कितना हो गया? तो पोटेशियम हो गया 19 में, रुबिडियम हो गया 37 में, रुबिडियम हो गया 37 में, सीजियम हो गया 55 में, और इसी तरीक़ा से आगे क्रम जाते रहता है। तो ये बताइए कि 11 कौन में है? तो तीसरा आवर्त में है। 1 आवर्त, 2 आवर्त और तीसरा आवर्त। तो 11 किस में है? तो तीसरा आवर्त में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि तत्वों में बाहरी सेलों में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं वाले कौन सी होती हैं? तो आपको हम बताए थे कि 3 कक्षाओं वाला कौन सा होता है? तो 18 बोला है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कौन होगा? तो आर्गन होगा। कौन सा? तो आर्गन तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो 3 कक्षा भी देना है। जैसे देखिएगा 18 हो गया, तो 18 की अगर बात करेगा तो ये बताइए 2 8 बनाइएगा, 8 बनाएगा, 2 8 10 हो गया, और 18। तो गिनिए कितनी कक्षा हो गया? 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा। तो 3 कक्षा होना चाहिए, बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन का जो निष्क्रिय गैस है उसको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जा सकते हैं? ये बताइए कि 19 से 36 में आपको हम अभी बताए हैं कि हेलिना को रब से प्रसा। तो ये बताइए कि हे ली ना को, तो ये बताइए क्या है? पोटेशियम किस में? 19 में है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। बोला है कि एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण किसमें होता है? तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित गुण कहते हैं किसको? तो वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बोला है कि एक अणु में हैलोजन परमाणुओं के द्वारा आकर्षित करने का, हैलोजन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है वैद्युत ऋणात्मकता। अगर प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछ देगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। बांधने की सबसे क्षमता किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है। ठीक है, यही आपको आयनन विभव भी पूछ देता है कि बताइए कि आयनन विभव सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा आयनन विभव में भी होता है अक्रिय गैस का, और अक्रिय गैस में किसका होता है? तो हीलियम का होता है। तो ये टर्म याद रखिएगा कि वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नंबर 4 में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त नंबर 4 में कौन सा अक्रिय गैस रखा गया है? तो ये बताइए कि अक्रिय गैस का अगर बात करिएगा तो अक्रिय गैस कौन सा रखा गया है? तो क्रिप्टॉन रखा गया है।
अगर आप देख भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले कौन है तो हीलियम है, हीलियम के बाद कौन आता है तो नियॉन आता है, हीलियम के बाद कौन आएगा तो नियॉन आएगा, नियॉन के बाद कौन आएगा तो आर्गन आएगा, और आर्गन के बाद कौन आएगा तो क्रिप्टॉन आएगा, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, और फिर कौन आता है तो जिनॉन आता है, और जिनॉन के बाद कौन आता है तो रेडॉन आता है। तो ये बताइए कि एक हो गया आवर्त, दो आवर्त हो गया, तीन आवर्त हो गया, चार आवर्त में कौन है तो क्रिप्टॉन है। तो इस तरीका से याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर आवर्त नंबर 4 में कौन सा है तो क्रिप्टॉन है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि तत्वों में से सबसे बड़ा अणु कौन सा है, तत्वों में सबसे बड़ा अणु कौन सा है, तो तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका होता है तो लिथियम का होता है। तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका है तो सबसे बड़ा अणु होता है लिथियम का, सबसे बड़ा अणु किसका होता है तो लिथियम का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, बोला है कि फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता कम होते जाती है, विद्युत ऋणात्मकता का अगर बात करिएगा तो कम होता जाता है। जैसे ये बताइए फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये बताइए कि हम बोले अभी कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। ये बताइए जब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है तो जब नीचे जाइएगा तो इसका घटेगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है तो नीचे जाइएगा तो घटेगा। तो वही बोला कि फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है तो कमते जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है तो फ्लोरीन का होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है तो फ्लोरीन का होता है। और अगर पूछेगा कि सबसे कम किसका होता है, अगर हम बात करते हैं सबसे कम किसका होगा तो स्टेटिन का होगा, सबसे कम किसका होगा तो स्टेटिन का होगा, सबसे कम किसका होगा तो स्टेटिन का होगा। तो देखिएगा सबसे कम किसका होता है तो स्टेटिन का होता है और सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगा कि सबसे बांध के बढ़िया से कौन रखता है तो क्लोरीन रखता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, बोला है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, फिर नाइट्रोजन की परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। तो ये बताइए, बोला कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, तो फिर बोला है कि नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व कौन सा होता है तो तीसरे तत्व जिसे को होता है आर्सेनिक, कौन सा होता है तो आर्सेनिक होता है। अब कहिएगा पकड़ेंगे कैसे, तब पकड़ने का है कि पहले बढ़ाइएगा 8 से 8 बढ़ाइएगा तो कितना हो गया तो 8 बढ़ाइएगा तो 17 होता है, 8 7 15, 8 7 कितना होता है 15, और फिर बढ़ाइएगा कितना तो 18, एक क्रम चलता है तो बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा तो 33 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा तो 33 हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि एटॉमिक नंबर 16, बोला है कि एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित होता है। तो एटॉमिक नंबर 16 में कौन सा है तो 16 में आपको पता है कि 16 में सल्फर है, 16 में सल्फर है। और आपसे पूछा है कि बताइए कि आवर्त सारणी किस में जाएगा, तो सल्फर 16 में है। तो आवर्त सारणी का अगर बात करिएगा तो यहाँ से पकड़ सकते हैं, हम बोले अब ये कि हेलिना को रब से फरियाद याद रखेगा, हेलिना। अब ये बताइए कि आपको पता है कि सोडियम 11 होता है, तो 11 12 13 14 इस तरीका से जाएगा, तो 16 इसी क्रम में आएगा। तो किस में जाएगा तो 3 नंबर में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा तो 3 जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। और ना तो इसे याद आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका से अगर करिएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला लिथियम सोडियम और रुबिडियम, लिथियम बोला कि लिथियम सोडियम और रुबिडियम जैसे तत्व में संबंधित है। तो लिथियम हो सोडियम हो रुबिडियम कौन सा है तो क्षारीय धातु से संबंधित है, क्षारीय धातु से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं किससे संबंधित है तो क्षारीय धातु से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये बताइए कि हम आपको बताते हैं कि जैसे ए हो गया आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में आपको पता है कि ए होता है धातु और ये बीच में होता है जो होता है कौन सा तो उप धातु होता है, बीच में क्या होता है तो उप धातु होता है। और यहाँ क्या होता है तो यहाँ होता है अधातु, बीच यहाँ होता है अधातु। तो अगर यहाँ बात करिएगा एक सेकंड, तो ये बताइए कि ये तो हो गया कौन सा तो धातु हो गया, ये हो गया धातु। फर्स्ट वाला ए अगर बात करेगा कि फर्स्ट ए को बोलते हैं हम क्षारीय धातु, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं तो फर्स्ट ए को कहते हैं। और सेकंड ए वालों को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु सेकंड ए का, और फर्स्ट ए का बोलते हैं हम क्षारीय धातु। ये याद करने का तरीका ये है कि देखिए छोटा है तो क्षारीय धातु, जैसे फर्स्ट ए छोटा है तो क्षारीय धातु, और सेकंड ए बड़ा है तो क्षारीय मृदा धातु, बड़ा हो गया। तो इस तरीका से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि क्षारीय धातु है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि
बताइए कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप स्थान ज्ञात करने के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं कि ये बताइए कि अगर क्लोरीन 17 है तो 17 में कौन सा होता है, तो 17 में क्लोरीन होता है। 17 में क्या होता है, तो क्लोरीन होता है। तो अगर आवर्त का बात करिएगा तो आवर्त का कौन सा चल जाएगा, तो 3 में चल जाएगा। जैसे हेलिना को रब से फरियाद याद रखेगा, तो ये बताइए कि सोडियम का कितना होता है, तो 11 होता है। और सोडियम का आवर्त कितना है, तो 3। तो 3 के बाद 11 से 17 चला होगा, तब 18 होगा। तो ये बताइए कि ये तो कंफर्म हो गया कि आवर्त 3 आएगा। तो आवर्त एक ही ऑप्शन में है, 3 में। और ये भी पता है कि क्लोरीन जो होता है वो वर्ग नंबर कितना में है, तो 17 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेलोजन ग्रुप किस में है, तो 17 में है। और क्लोरीन किस में आता है, तो हेलोजन ग्रुप में ही आता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। बोला है कि किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो क्लोराइड आयन में होता है किसका, तो आर्गन का। बोला किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो क्लोराइड आयन में किसका होता है, तो आर्गन का होता है। आर्गन का होता है इसमें, तो क्लोराइड आयन में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न बोला कि 7 आवर्त, सातवां आवर्त बोला है कि सातवां आवर्त कौन सा है। सातवां आवर्त तो आपको हम बता देते हैं कि पहला आवर्त में अगर बात करेगा तो 7वां आवर्त है जो 32 के साथ अधूरा होगा, 32 के तत्व के साथ अपूर्ण होगा, 32 तत्व के साथ अपूर्ण होगा, 32 तत्व के साथ अपूर्ण होता है, 32 के साथ अपूर्ण होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर रखेंगे क्रम के दर के अनुसार, तो आपको पता है कि पहला में कितना होगा, तो पहला में 2 तत्व होगा। दूसरा में कितना होगा, तो दूसरा में 8 तत्व होगा। तो पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, तीसरा में भी 8 होगा, तीसरा में क्या होगा, तो 8 होगा। फिर चौथा में कितना होगा, तो 18 होगा। पांचवा में भी कितना होगा, तो 18 होगा। छठा में भी कितना होगा, तो 32 होगा। और सातवां में होगा तो 32 के साथ अधूरा होगा, 32 के साथ अधूरा होता है, 32 के साथ अधूरा। तो यही प्रश्न बोला कि सातवां कौन है, तो 32 के साथ अधूरा है, 32 के साथ अधूरा है। मतलब 32 तत्वों के साथ पूर्ण कौन है, तो छठा तत्व है, छठा तत्व जो 32 के साथ पूर्ण है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि कौन सा कथन सही है या गलत है। सही या गलत का चुनना है, सही या गलत। बोला है कि 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य क्या है, तो अन्य क्या है, एक सेकंड। जिसे बोला है कि कथन सही कौन सा है, तो कथन का अगर बात करेगा तो 114 तत्वों में से 22 अधातुएं और अन्य धातुएं हैं। अगला बोला 118 तत्वों में से, तो ये बताइए 118 तत्वों में से नहीं, बट ये बताइए बॉक्साइट एल्यूमिनियम इसका अधात्री का एक है, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र एक सही है कौन है, तो 114 तत्व में से 22 अधातु है और अन्य धातुएं हैं, अन्य धातुएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होता है, तो किसमें होगा, तो बी में होगा, 18 में। किसमें, 18 में। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी होना चाहिए, पूर्ण मतलब 8 को भरा रहना चाहिए, तो 18 में। 2 8 और 8 भरिएगा, 2 8 10 और 10 और 8 18, तो पूर्ण होता है। किसमें होता है, तो आर्गन में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि किसी तत्व का, बोला है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। तो 8 2 10 और 5 15 है, तो 15 किस में जाएगा, तो फास्फोरस में जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले देखिएगा। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति जो, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आवर्त कहते हैं। ये बताइए लेंथेनाइड में हम बताएं कि 58 से 71 तक जाइएगा तो लेंथेनाइड मिलेगा, और 90 से 103 तक जाइएगा तो एक्टिनाइड मिलेगा, 90 से। और दोनों तत्व किस में देखने को मिलता है, तो एफ ब्लॉक में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा बोलेगा तो कौन सा है, तो सबसे छोटा आकार वाला कौन सा होगा, तो आर्गन होगा। अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा का, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आर्गन होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको हम बता देते हैं अगर आकार का बात करेगा तो समूह में नीचे जाइएगा तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, और ये बाएं से दाएं जाएगा तो आकार घटता है। ये बताइए बाएं से दाएं आर्गन है जो इसका आकार सबसे छोटा होगा, काहे कि यहाँ आवेगा तो छोटा हो जाएगा, और इन्हें आता है तो सबसे बड़ा हो जाता है। तो आर्गन का सबसे बड़ा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है कि
निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है, निष्क्रिय गैस कौन सा होता है? क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसको हम हेलोजन गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हेलोजन। क्रिप्टॉन भी है, रेडॉन भी है, हीलियम भी है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण योगदान नहीं है? बोला है कि किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? तो ये बताइए कि योगदान किसको नहीं है? तो डेमोक्रिट्स का नहीं है, डेमोक्रिट्स का योगदान नहीं है। अगर इसका हम बात करते हैं तो कौन सा है? तो डेमोक्रिट्स का योगदान इसमें नहीं है। बाकी ये बताइए, एल अरज्जी और न्यूलैंड्स का है, फिर बोलता वोल्फ गैंग का भी है और हेनरी मोसले का भी है, लेकिन इसका नहीं था। ये सब कुछ न कुछ काम न्यूलैंड्स को जानवे करते हैं, मोसले को जानवे करते हैं, और एक आया था जोहान वुल्फ गैंग भी आया था शुरुआत में, जो सफल नहीं हुआ था। तो ये बताइए डेमोक्रिट्स नहीं है। परमाणु शब्द किसने दिया था? तो डेमोक्रिट्स नहीं दिया था। पूछेगा कि परमाणु शब्द किसने दिया था? परमाणु शब्द किसने दिया था? तो परमाणु शब्द दिया था डेमोक्रिट्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि बताइए कि उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए। बोला है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में किसको रखा गया है? तो हीलियम को रखा गया है। बोला है कि पहले आवर्त में, तो आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हीलियम होगा। ये पहला आवर्त में आता है, तो किसको रखा गया है? तो हीलियम को रखा गया है, हीलियम को रखा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि एक क्षार धातु कौन सा है? एक क्षार धातु कौन सा है? तो क्षार धातु हम बोले थे कि क्षार धातु जो फर्स्ट ए अगर रहेगा तो फर्स्ट ए समूह को हम क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। और सेकंड एक को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु सेकंड को बोलते हैं, और फर्स्ट को क्या बोलते हैं? तो क्षारीय धातु कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, तत्व में 2 कक्षा होते हैं। तत्व में 2 कक्षा किसका होता है? तो तत्व में 2 कक्षा होता है नियोन का। तत्व में 2 कक्षा होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो नियोन का 2 कक्षा होते हैं और पूर्ण रूप से भरे। तो क्रिप्टॉन होता है कितना? तो क्रिप्टॉन का ज़्यादा कक्षा हो जाएगा। फिर उसी तरीका से हीलियम का भी ज़्यादा कक्षा, हीलियम का तो एक ही होता है। इसी तरीका से कौन सा हो जाएगा? तो नियोन होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में, बोला कि सबसे बाहरी ऑर्बिट, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसका समान होता है? तो बिस्मिथ और आर्सेनिक की संख्या समान होता है। बिस्मिथ और आर्सेनिक की संख्या क्या होता है? तो समान होता है। अगर बिस्मिथ का बात करेगा तो एक ही ग्रुप में आता है, समूह में आता है, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीजी। तो ये बताइए, सब बीजी हो गया तो ये बिस्मथ हो गया। यहाँ नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीजी, एक सेकंड, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीजी, तो ये हो गया बिस्मिथ। अगर हम बात करते हैं नाना पाटकर ऐश्वर्या सब हो गया बीजी, तो ये बिस्मथ हो गया। और यहाँ देखिए आर्सेनिक, तो ये एक समूह में चल जाएगा, तो बिस्मथ और आर्सेनिक हो गया एक समूह का। अगले प्रश्न देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। तो समान वर्ग के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, संयोजकता भी समान होता है, संयोजकता भी समान होता है, या रासायनिक गुण भी बोल देगा कि रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण भी समान होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा कि समान वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, रासायनिक गुण समान होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि आवर्त तालिका में, बोला आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर करता है। आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए एलपी पूछा गया था 2018 में, एक आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में, बोला है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है? कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है? ये बताइए। मोसले को हटाइए, ऑप्शन छांटने का कोशिश करिएगा। ये बताइए, मोसले आपको पता है कि मोसले दिया था परमाणु संख्या पर, मोसले किस पर दिया था? तो परमाणु संख्या पर दिया था। तो मोसले दिया था परमाणु संख्या, एक हटा, ये भी यहाँ से हटा, ये बताइए ये भी हटा। तो देखिए डोब्राइनर दिया था अष्टक रूल, डोब्राइनर दिया ट्राइट्स रूल, अष्टक रूल ये दिया, और मेंडली। लेकिन सब है जो परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तरीका सबका अलग अलग था, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। लेकिन मोसले था जो परमाणु संख्या पर सजाया था, परमाणु संख्या पर सजाने का प्रयास किया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आवर्त सारणी में
बोला कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। तो अभी हम बताएं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक बोलेगा तो फ्लोरीन मारिएगा, और बोलेगा कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता तो होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका, क्लोरीन का, और फ्लोरीन होता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि परमाणु संख्या, बोला कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। बोला है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। बोला है विद्युत ऋणात्मकता किसका, तो फ्लोरीन का। और यही बोला है कि परमाणु के किसी भी अन्य तत्व को परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु का समान होता है। आपको हम बताए थे कि फर्स्ट ए को क्षारीय धातु और सेकंड ए को मृदा धातु। फर्स्ट ए हो गया तो क्षारीय धातु, और सेकंड ए को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और वर्ग संख्या 18 को हम क्या बोलते हैं, तो अक्रिय गैस बोलते हैं, और 17 को क्या बोलते हैं, तो हैलोजन ग्रुप कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न यही है, लास्ट प्रश्न में मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है। बोला गया है, बोला कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। बोलता है कि किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, तो मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ ने भविष्य में आने वाले तत्व के लिए भी जगह छोड़ा था, और भविष्यवाणी भी किया था कि आने वाले तत्व भविष्य में आने वाले कुछ तत्व है जो जगह दे दिया था कि यहाँ बैठा जा सकता है। जो स्कैंडियम को बैठाया गया था, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम को बाद में जगह दिया गया था। तो तत्व की भविष्यवाणी कौन किया था, तो मेंडलीफ ने किया था। दोस्त बताते हैं कि सेशन यही समाप्त होता है आज का, और इसमें आपको हम 2018 से 2022 तक पीरियोडिक टेबल का सारा प्रश्न हम करवा देंगे। और जो